Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Assalamualaikum students, this is Dr. Hamza Tanzeel. Hope so all of you are fine and happy. अपने MD गेट की तैयारी में आप सब मसरूफ़ होंगे. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि टेस्ट सेशन हमारा ऑन गोइंग है. टेस्ट नंबर 3 हमारा कंडक्ट हो चुका हुआ है और टेस्ट नंबर 4 हमारा ट्यूसडे को कंडक्ट होगा इंशाअल्लाह. टेस्ट नंबर 3 जो था उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ MCQs थे वो टोटल 92 थे और उसका जो सिलेबस था टेस्ट नंबर 3 का वो हमारे पास रिप्रोडक्शन था फ्रॉम सेकेंड ईयर. और फर्स्ट ईयर में तो जो टॉपिक इंक्लूड्स थे वो एक प्रोकैरियोट्स था और एक था डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स जो कि किंगडम एनिमिलिया था. और स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि ये जो किंगडम एनिमिलिया है ये आप लोगों को काफ़ी तंग करता है MD कैट के अंदर भी, इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर भी. तो मैंने क्या किया, मैंने किंगडम एनिमिलिया के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा इंक्लूड किए टेस्ट के अंदर ताकि आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए और इसी में से एक आधा MCQs आपको MD कैट में आएगा ताकि आप लोग अपने मार्क्स सिक्योर कर सको. अब स्टूडेंट, ऐसा है कि अब हम इस टेस्ट नंबर 3 की डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं. उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं वो देखने लगे हैं. आप लोगों ने इस डिस्कशन को ध्यान से सुनना है और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे. आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा प्रॉपरली. एनी हाउ, टेस्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करें. सबसे पहले MCQ स्टूडेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. टिपिकली स्पाइडर्स ब्लड इज़ ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. कह रहे कि जो स्पाइडर्स होते हैं, जो मकड़ियाँ होती हैं, कह रहे टिपिकली उनका ब्लड जो है ना वो ब्लू होता है, उनका खून नीला होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन तो एक रेड कलर पिगमेंट और ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर होता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट. हीमोएरिथ्रिन, हीमोएरिथ्रिन मतलब इसके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स हैं तो ये भी डेफिनेटली हमारे पास नहीं हो सकता. हीमोसाइनिन, ये स्टूडेंट जो हीमोसाइनिन है ये हमारे पास एक ब्लू कलर पिगमेंट है. और ऑप्शन डी है बोथ B एंड C, ये तो नहीं हो सकता. तो इस लिहाज से जो ऑप्शन C है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन हमारे पास करेक्ट आंसर है. अब वो करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि जो फाइलम मोलिस्का होता है, फाइलम मोलिस्का में जो एनिमल्स होते हैं, मतलब फाइलम मोलिस्का से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं, टिपिकली उनका जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है. क्यों ब्लू होता है? क्योंकि उनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट एग्जिस्ट करता है इंस्टेड ऑफ हीमोग्लोबिन. मतलब हीमोग्लोबिन की बजाय उनके अंदर एक पिगमेंट होता है ब्लू कलर का जिसे हम क्या नाम दिए होते हैं, हीमोसाइनिन, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है. सो दैट्स वाई जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या होगा, हीमोसाइनिन. और इसकी एक लॉजिक या कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है कि ये फाइलम मोलस्का के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इंस्टेड ऑफ हीमोग्लोबिन एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोसाइनिन कहते हैं. तो ऑप्शन C इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है, स्यूडोसिलोम डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. कह रहे कि जो स्यूडोसिलोम है वो इनमें से किससे डेवलप होती है? ऑप्शन है ब्लास्टोपोर, ऑप्शन बी प्लास्टोक्यूनी, ऑप्शन C स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड ऑप्शन डी ब्लास्टोसील. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्यूडोसिलोम होता क्या है. स्टूडेंट्स, आपने ये एक टर्म पढ़ी थी सीलोम की जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी. तो हमने कहा था कि एनिमल्स 3 तरह के होते हैं, सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स. ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो सिलोमेट्स होते हैं, जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती वो एसिलोमेट्स होते हैं, और जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है वो क्या होती है, स्यूडोसिलोमेट्स. और स्टूडेंट्स, जब हमने स्यूडोसिलोमेट्स के बारे में डिस्कशन किया था अपने वीडियो लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था कि जो स्यूडोसिलोमेट्स है इट डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोसील. जो ऑप्शन डी आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जो स्यूडोसिलोम होती है ये डेवलप होती है किस चीज़ से, ब्लास्टोसील से. और स्यूडोसिलोम जो होती है हमारे पास क्या होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रोग्लोटिड्स आर प्रेजेंट इन. कह रहे कि जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं ये किन में मौजूद होते हैं? ऑप्शन है ड्यूजेसिया, ऑप्शन बी शिज़ोस्टोमा, ऑप्शन C फेसिकुला एंड ऑप्शन डी टीनिया. तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं प्रोग्लोटिड्स की अगर हम बात करें कि जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं किन एनिमल्स के अंदर, टीनिया के अंदर. जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। ये हमारी बुक की एक कंप्लीट लाइन है, हमारी बुक के अंदर ये लाइन मेंशन है कि जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द टीनिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्री लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस इज। कह रहे कि जो प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं उनमें से जो फ्री लिविंग्स हैं, जो आज़ादाना तौर पर रहते हैं, किसी की बॉडी पे डिपेंड नहीं करते, वो कौन है। नीचे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, वो कह रहे हैं बताओ इनमें से कौन सा फ्री लिविंग है। ऑप्शन है डियोजेसिया, ऑप्शन बी फेसिकुला, ऑप्शन सी टीनिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो डियोजेसिया होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। फेसिकुला की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इसे हम फेसिकुला हेपेटिका भी बोलते हैं, मतलब ये हमारा लिवर फ्लीक होता है। और अगर हम टीनिया की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, टेप वर्म होता है। लेकिन हमने जब पढ़ा था डियोजेसिया के बारे में तो यहाँ पे एक क्लियर लाइन लिखी हुई थी कि डियोजेसिया मतलब प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग। ये हमारे पास क्या होता है, फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस होता है या फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लेटीहेलमिन्थस हैं उन्हें हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए होगा हमारे पास डियोजेसिया, ये हमारे पास फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस होगा। लेकिन बाकी अगर हम बात करें फेसिकुला की, टीनिया की, तो इनके अपने अपने होस्ट होते हैं, ये अपनी लाइफ होस्ट की बॉडी में गुजारते हैं, आदि किसी और होस्ट की बॉडी में गुजारते हैं। तो ये होस्ट डिपेंडेंट होते हैं फेसिकुला और टीनिया। लेकिन जो डियोजेसिया है जिसे हम प्लेनेरिया बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म या फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस होता है। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ट्रिप्लोब्लास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते ही हैं। हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था बेस्ड अपॉन देयर बॉडी लेयर्स। हमने कहा था कि वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वो हमारे पास क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और वो एनिमल्स जिनकी बॉडी बनी होती है 3 बॉडी लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर नहीं होती। ऑप्शन है दे मे बी सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स। ऑप्शन बी दे आर इंक्लूडेड इन ग्रेड बाइलेट्रिया। ऑप्शन सी ऑल ऑफ देम हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम हैव ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो हमने ऑप्शंस पढ़ी हैं, अब इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि किसके अंदर नहीं होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन ए है, दे मे बी सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स, मतलब ये सिलोमेट्स भी हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स भी हो सकते हैं और एसिलोमेट्स भी हो सकते हैं। एसिलोमेट्स तो ये बिल्कुल नहीं हो सकते ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए आते ये जो ऑप्शन ए है कि ये सिलोमेट्स भी हो सकते हैं, एसिलोमेट्स भी हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स भी हो सकते हैं, ये ऑप्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फिट नहीं हो रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ऑप्शन ए जो है इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट। बाकी जो ऑप्शन बी है येस ग्रेड बाइलेटरल में होता है। अगर हम बात करें इनमें स्पेशलाइज सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है। एस्कैरिस लैम्ब्राइकॉइड्स इज आर। कह रहे कि जो एस्कैरिस लैम्ब्राइकॉइड्स है ये हमारे पास क्या है। ऑप्शन ए इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, ऑप्शन बी ब्लड पैरासाइट्स, ऑप्शन सी स्टमक पैरासाइट एंड ऑप्शन डी यूरिट्रल पैरासाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एस्कैरिस लैम्ब्राइकॉइड्स है ये हमारे पास ह्यूमंस की बॉडी की जो इंटेस्टाइन्स होती है उसके अंदर पाया जाने वाला एक पैरासाइट है। सो वी सेड दैट जो ऑप्शन ए इंटेस्टिनल पैरासाइट ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है कि एस्कैरिस लैम्ब्राइकॉइड इज अ इंटेस्टिनल पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है एन एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स। कह रहे आपको जो नीचे ऑप्शंस दिए गए इनमें से बताओ जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स है वो कौन सा है। ऑप्शन ए स्क्विड, ऑप्शन बी स्पाइडर, ऑप्शन सी ऑक्टोपस एंड ऑप्शन डी आर्मिलेरिया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जॉइंट स्क्विड है ये हमारे पास एक लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आता है। बाकी अगर स्पाइडर की बात करें, ऑक्टोपस की बात करें, आर्मिलेरिया की बात करें तो इसका साइज जॉइंट स्क्विड से काफ़ी हद तक कम होता है। तो इस लिहाज से जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है इनमें से जो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट एनिमल है वो हमारे पास कौन होगा, जॉइंट स्क्विड, जो ऑप्शन ए है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैमल्स इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो परिंदे होते हैं वो मैमल से अलग होते हैं सिवाय कौन सी चीज़। मतलब जो 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं ये बर्ड्स और मैमल्स में कॉमन है, लेकिन एक चीज़ कॉमन नहीं है। अब बर्ड्स आर डिफरेंट इन मैमल्स, मतलब बर्ड्स और मैमल्स में ये चीज़ें क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट नहीं है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया पीछे। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैमल्स, कह रहा है कि परिंदे और मैमल्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इन ऑल, तकरीबन हर लिहाज से, एक्सेप्ट सिवाय एक चीज़ के। अब वो क्या एक चीज़ है वो हमें देखनी है। दे हैव फीदर्स इंस्टेड ऑफ हेड्स, की बात बिल्कुल ठीक है, हमारे बाल होते हैं, उनके पंख होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, ऑप्शन सी। दे ले हार्ड शेल एग्स, ये हम तो नहीं देते। एंड ऑप्शन डी, दे हैव सेरिंग्स एज वॉइस बॉक्स, जैसे हमारा लेरिंग्स होता है इनका सेरिंग्स होता है। तो जो ऑप्शन बी है, दे आर वार्म ब्लडेड, जिस तरह बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं इस तरह हम भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। तो बर्ड्स और मैमल्स दोनों वार्म ब्लडेड हैं, तो ये कॉमन कैरेक्टर होगा किसका, बर्ड्स का और किसका, मैमल्स का। बाकी ऑप्शन ए, सी एंड डी ये डिफरेंट हैं बर्ड्स के अंदर भी और मैमल्स के अंदर भी, बट जो ऑप्शन बी है दे आर कॉमन इन बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्यूडोसिलोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे कि जो स्यूडोसिलोम है, स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होता है, फॉल्स बॉडी कैविटी। कह रहे कि ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनमें से किस फाइलम का, मतलब किस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्यूडोसिलोम मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन ए सिलेंट्रेट्स, ऑप्शन बी प्लैटीहेलमिंथिस, ऑप्शन सी एनिलिड्स एंड ऑप्शन डी एस्किलीमिंथिस। तो स्टूडेंट जब हम लोगों ने स्यूडोसिलोम्स के बारे में पढ़ा था तो स्यूडोसिलोम्स की जो फर्स्ट लाइन है उसी के अंदर ये बात मेंशन्ड है कि जो हमारे पास एस्किलमिंथिस होते हैं, जो हमारे पास फाइलम एस्किलमिंथिस से बिलोंग करते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होती है, स्यूडोसिलोम्स। जबकि जो फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस है, प्लैटीहेलमिंथिस वाले क्या होते हैं, वो एसिलोमेट्स होते हैं। एसिलोमेट्स से मुराद कि उनके अंदर बॉडी कैविटी होती नहीं। और अगर आप एनिलिड्स की बात करें तो ये तो सिलोमेट्स के अंदर आते हैं मोस्टली। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की कि स्यूडोसिलोम किसका करेक्टर है, तो स्यूडोसिलोम किसका करेक्टर है, कौन से फाइलम से बिलोंग रखने वाले एनिमल्स का करेक्टर है, एस्किलमिंथिस। तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये किन एनिमल्स का फीचर, मतलब किन एनिमल्स का फीचर है जो और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए नाइडेरिया, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी प्लैटीहेलमिंथिस एंड ऑप्शन डी अकाइनोडर्मेटा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसका मतलब क्या होता है कि मोर देन वन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना, किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना। और ये बात आप लोगों ने अपनी किंगडम एनिमिलिया में पढ़ी भी हुई थी कि जो नाइडेरियन है, नाइडेरिया मतलब जैसे हाइड्रा वगैरह, तो जो नाइडेरियन होते हैं हमारे पास ओबेलिया, हाइड्रा वगैरह, इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए होगा हमारे पास नाइडेरिया, जिसे फाइलम सेलेंट्रेटा भी कहते हैं, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ओनली एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, कह रहे कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक है जो पानी में रहता है, एक्वाटिक है। आर्थ्रोपोड्स के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जिनके जॉइंटेड फीट्स होते हैं, मतलब जिनके पाँव के अंदर जॉइंट्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से एक ऐसा आर्थ्रोपोड्स है जो पानी में रहता है, बाकी सारे टेरेस्ट्रियल हैं। अब वो कौन से हैं? ऑप्शन ए क्रस्टेशियंस, ऑप्शन बी आर्कनिडा, ऑप्शन सी मायरियोपोड्स एंड ऑप्शन डी गैस्ट्रोपोड्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ा था जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोड्स की, तो आपने पढ़ा था जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस हमारे पास ऐसे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है क्रस्टेशियंस, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेपवर्म, कह रहे कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसका, टेपवर्म का। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ईच बॉडी सेगमेंट हैज 2 सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑप्शन बी, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप्ड फ्रॉम
एंडोडर्मल सेल्स इन द एम्ब्रियो, ये बात बिल्कुल ठीक है। द बॉडी कैन बी कट इनटू 2 पार्ट्स विच आर मिरर्ड इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन प्लेन ओनली, यस ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट जो स्टेटमेंट ए लिखी हुई है ना कि ईच बॉडी सेगमेंट हैज़ 2 सेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये लाइन ये करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसी इसका टेपवर्म का, क्योंकि जो टेपवर्म होता है जिसे हम टीनिया भी स्टूडेंट्स बोलते हैं, टीनिया के अंदर क्या होता है, इसके जो बॉडी सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोग्लोटिड्स भी बोलते हैं, ये बात आपने याद रखनी है कि जो टीनिया होता है जिससे टेपवर्म कहते हैं, इसकी बॉडी सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, प्रोग्लोटिड्स। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन 2 सेट्स या 3 सेट्स ये नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसलिए ऐसा जो ऑप्शन ए है ये करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसी इसका टेपवर्म का। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्डेट्स इज ट्रू, कह रहे कि जो कॉर्डेट्स हैं इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए दे आर प्रोटोस्टॉम्स, ऑप्शन बी ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ऑप्शन सी they lack a coelom, and option D their anus is formed from the blastopod। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं दे आर बिलोंग टू द ड्यूटेरोस्टॉम्स, और हमने ड्यूटेरोस्टॉम्स के अंदर पढ़ा था कि उनकी जो एनस होती है वो डेवलप होती है फ्रॉम कहाँ से, ब्लास्टोपोड से। तो चूंकि कॉर्डेट्स ड्यूटेरोस्टॉम से बिलोंग करते हैं तो इसलिए जो ऑप्शन डी होगी हमारे पास दैट इज मोर रेलिवेंट एंड करेक्ट आंसर, कि देयर एनस इज फॉर्म फ्रॉम द ब्लास्टोपोड। और कॉर्डेट्स किससे बिलोंग करते हैं, ड्यूटेरोस्टॉम से बिलोंग करते हैं। और तमाम के तमाम कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, कुछ इनमें इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं और ये सिलोमेट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है। तो बाकी ऑप्शंस ए बी सी आर रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, देयर एनस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोड। और ये एक लिंक क्वेश्चन है जो कि उसने ड्यूटेरोस्टॉम से लिंक करके बनाया है, और कॉर्डेट्स किसकी एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं, ड्यूटेरोस्टॉम्स की एग्जाम्पल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया, कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी फीचर है जो कि किंगडम एनिमिलिया से नहीं ताल्लुक रखता। ऑप्शन ए ऑल एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, यस। इट इज द लार्जेस्ट किंगडम, यस। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, डेफिनेटली यस। एंड ऑप्शन डी ऑल एनिमल्स डिवेलप फ्रॉम द डिसिमिलर गैमेट्स, ये फॉल्स है। कह रहे कि तमाम के तमाम एनिमल्स जो होते हैं वो एक अलग अलग तरह के गैमीट से बनते हैं, नहीं है। एनिमल्स के अंदर गैमीट्स एक ही तरह के होते हैं, स्पर्म और फीमेल का क्या होता है, एग होता है, और वो गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं और बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन डी है कि ऑल एनिमल्स डिवेलप फ्रॉम द डिसिमिलर गैमीट्स, ऐसा नहीं है। गैमीट्स एक ही तरह के होते हैं, जैसे कि मेल गैमीट को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमीट को एग कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन डी है दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमिलिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ टेट्रापोड, कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि टेट्रापोड नहीं है। टेट्रापोड मतलब जिसके 4 लिम्स नहीं है। ऑप्शन ए स्नेक टेट्रापोड है, ये काउ टेट्रापोड है, ह्यूमंस टेट्रापोड है, मैंटिस श्रिम्प। अगर हम मैंटिस श्रिम्प की बात करें स्टूडेंट तो जो मैंटिस श्रिम्प होता है ये हमारे पास टेट्रापोड नहीं है। इट बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, ये वहाँ पर टेट्रापोडा के अंदर क्लास टेट्रापोडा के अंदर इंक्लूड नहीं है। सो वी सेड जो ऑप्शन सी है दिस इज नॉट अ टेट्रापोड, रिमेनिंग स्नेक, काउ एंड ह्यूमंस आर टेट्रापोड। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट विच हैव डेवलप्ड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये 2 तरह का होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती, जो ब्लड होता है वो ओपनली सर्कुलेट कर रहा होता है विद इन द बॉडी। लेकिन अगर हम क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आपने पढ़ा था कि ये एक ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है विद इन द वेजल्स। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा इनवर्टिब्रेट ग्रुप था जिसके अंदर सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑप्शन ए नीमाटोड्स, ऑप्शन बी एनिलिड्स, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोड्स एंड ऑप्शन डी मोलस्कस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी फाइलम एनिलिडा के अंदर कि फाइलम एनिलिडा ये हमारे पास वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है जिसके अंदर सबसे पहले क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड हुआ था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। आपने स्टूडेंट्स नोट डाउन किया होगा कि जो किंगडम एनिमिलिया में से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो
लाइन टू लाइन आ रहे हैं, इसलिए आपको किंगडम एनिमलिया की बुक रीडिंग लाजमी करनी है। इसकी बुक रीडिंग ही नेसेसरी है फॉर पासिंग द एमडी-कैट। आपने अगर इसकी बुक रीडिंग अच्छे से कर ली है और जो मेन डिस्टिंग्विश फीचर वाले पॉइंट बॉर्डरलाइन आपने कर लिए हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको बताए भी हैं, तो फिर आपके लिए किंगडम एनिमलिया के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं उनका, जिन्हें फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस पे कौन सा होता है इनमें से? ऑप्शन ए नेफ्रीडिया, ऑप्शन बी फ्लेम सेल्स, ऑप्शन सी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड ऑप्शन डी नेफ्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं ये फ्लैटवर्म्स होते हैं। जैसे इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है प्लेनेरिया, और आपने सेकंड ईयर बायो में पढ़ा था कि जो प्लेनेरिया होते हैं, प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? फ्लेम सेल्स बेस्ड होता है। तो इसलिए ऐसे जो ऑप्शन बी होगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की, वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि जो एस्कैरिस है, जो पैरासाइट्स होते हैं, ये इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है? ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, option C presence of true coelom but the absence of metamerism, and option D absence of true coelom but the presence of metamerism। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एस्कैरिस होता है, जिसे हम पैरासाइट्स कहते हैं, जो एस्कैरिस होता है इसके अंदर ट्रू सीलोम तो होती है, इसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी तो होती है, बट उसके अंदर मेटामेरिज्म नहीं होती, उसके अंदर मेटामेरिज्म का फिनोमेना नहीं होता। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 18 का, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन सिमिलैरिटी बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। कह रहे कि जो एनिलिड्स होते हैं और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनके अंदर एक सिमिलैरिटी कौन सी होती है? ऑप्शन ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, ऑप्शन सी वेंट्रल नर्व कोड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जब आप लोगों ने एनिलिड्स पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा था कि इनके अंदर इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और जब हमने आर्थ्रोपोड्स का नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो तभी हमने ये बात कही थी कि इसके अंदर भी वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से जो सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करेगी बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कोड। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी होगा, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री भी है और बायलेटरल सिमेट्री भी है। अब ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट और टिपिकल सवाल है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके एनिमल्स ऐसे हैं कि उनमें रेडियल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है और कुछ के अंदर बायलेटरल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी पॉरीफेरा, ऑप्शन सी अकाइनोडर्मेटा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वो एनिमल्स, वो फाइलम जिसके अंदर ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर दोनों सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं, रेडियल एज वेल एज बायलेटरल, वो हमारे पास कौन सा फाइलम है? फाइलम अकाइनोडर्मेटा। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फाइलम अकाइनोडर्मेटा से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं, दे हैव बोथ बायलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेटीहेलमिन्थेस जिन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं, इज आल्सो नाउन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोअन्स, ऑप्शन बी फ्लैटवर्म्स, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा एंसेस्टर एंड ऑप्शन डी नेमाटोड्स। तो स्टूडेंट्स एज वी ऑल ऑफ नो कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं इन्हें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा था इनकी एग्जांपल्स के अंदर, टीनिया पढ़ा था आपने, डिजिसिया पढ़ा था आपने, हेपेटिका फेसिकुला पढ़ा था आपने, दे ऑल आर फ्लैटवर्म्स। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21 का, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीमाटोडा इज अ टैक्सॉन ऑफ द रैंकिंग। कह रहे हैं कि नीमाटोडा जो है ये क्लासिफिकेशन में किस रैंकिंग में आता है? ऑप्शन है किंगडम नहीं, सब किंगडम नहीं, क्लास नहीं, फाइलम यस। क्योंकि जो नीमाटोडा है दिस इज अ फाइलम,
ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 22 का अंदर लिखा हुआ है कि नीमाटोडा क्लासिफिकेशन के किस रैंक में आता है, तो ये फाइलम के रैंक में आता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एनिलिडा। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ एनिलिडा के बारे में गलत है। ऑप्शन ए ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यस। बायलेटरल सिमेट्री, यस। सेगमेंटेशन, यस, क्योंकि एनिलिड्स तो होते सेगमेंटेड बॉडी है। स्यूडोसिलोम्स, नो, ये सिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है। तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन डी है स्यूडोसिलोम वाली, ये ऑप्शन रॉन्ग होगी, ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगी अबाउट क्या, एनिलिड्स। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैज़। कह रहे कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए अ ब्रेन, वेंट्रल नर्व कोड एंड सेवरल गैंग्लिया। ऑप्शन बी अ ब्रेन, डोर्सल नर्व कोड एंड सेवरल गैंग्लिया। ऑप्शन सी अ ब्रेन, dorsal and ventral nerve cord and several ganglia, and option D a ventral nerve cord and several ganglia। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होता है, नॉट सो मच बट डेवलप्ड होता है, तो इस लिहाज से इसके अंदर ब्रेन भी होता है। डोर्सल नर्व कोड उनके अंदर नहीं होती, इनके अंदर सिर्फ वेंट्रल नर्व कोड होती है और क्या होते हैं, गैंग्लियाज होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है कि जो आर्थ्रोपोड्स का नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन होता है, वेंट्रल नर्व कोड होती है और सेवरल क्या होते हैं, गैंग्लिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25 है एस्किलमिंथिस इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जो एस्किलमिंथिस है इसको इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए यूमेटाजोआ, ऑप्शन बी प्रोटोक्टिस्टा, ऑप्शन सी एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स एंड ऑप्शन डी नीमाटोड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एस्किलमिंथिस होते हैं ये हमारे पास सेगमेंटेड बॉडी एनिमल्स होते हैं और सेगमेंटेड बॉडी एनिमल्स ही क्या होते हैं, नीमाटोड्स होते हैं। इसे फाइलम नीमाटोडा भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से जो एस्किलमिंथिस होगा, जैसे हम प्लेटीहेलमिंथिस को क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म्स, इस तरह जो एस्किलमिंथिस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड बॉडी एनिमल्स। और इसकी जो फॉर्म है, जो इसको एक और नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, नीमाटोड्स। जिस तरह उन्हें फ्लैटवर्म्स कहा जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, सेगमेंटेड बॉडी और नीमाटोड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26 है एसिमेट्रिकल बॉडी इज अ फीचर ऑफ फाइलम। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक अलाइनमेंट नहीं है, बॉडी रैंडम है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बॉडी के अंदर कोई। तो ये कह रहे हैं कि एसिमेट्रिकल बॉडी किस फाइलम के एनिमल्स की होती है। ऑप्शन ए एनिलिडा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी पॉलीफेरा एंड ऑप्शन डी नाइडेरिया। तो स्टूडेंट्स अगर आप इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को याद करो तो हमने कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं जो हमारे पास पैराजोआ होते हैं और यूमेटाजोआ होते हैं। जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें पैराजोआ कहा जाता है और जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं वो यूमेटाजोआ होते हैं। और हमने कहा था कि जो पैराजोआ होते हैं, पैराजोआ से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं ये हमारे पास एसिमेट्रिकल होते हैं, इनके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। और हमें ये भी पता है कि पैराजोआ के अंदर कौन सा फाइलम आता है, फाइलम पोरीफेरा आता है। तो इस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो ऑप्शन सी होगा पोरीफेरा, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि बाकी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, नाइडेरिया ये सारे के सारे यूमेटाजोआ से बिलोंग करते हैं। और यूमेटाजोआ जो होते हैं उनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल भी होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 पोलीकाइटी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। कह रहे कि जो पोलीकाइटी होती है उसके पास इनमें से कौन से ऑर्गन्स होते हैं, टेंटिकल्स, पैल्प्स, आइज या ऑल ऑफ दिस। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोलीकाइटी की, पोलीकाइटी के अंदर पैल्प्स होते हैं, टेंटिकल्स भी होते हैं और आइज भी होती है। मतलब पोलीकाइटी के पास टेंटिकल्स भी हैं, पैल्प्स भी हैं, आइज भी हैं और ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑल ऑफ दीज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, जिसे हम क्या नाम देंगे, ऑल ऑफ दीज। कि पोलीकाइटी के अंदर टेंटिकल्स भी हैं, पैल्प्स भी हैं, आइज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है पेरीप्लैनेटा कॉकरोच बिलोंग टू द फाइलम। कह रहे कि जो कॉकरोच है
ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी एनिलिडा, ऑप्शन सी अकाइनोडर्मेटा एंड ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर जॉइंटेड फीट होते हैं और जॉइंटेड फीट रखने वाले एनिमल्स जो होते हैं ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स? कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है एनिमल्स की जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं? ऑप्शन है फिशेस, ऑप्शन बी रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स एंड ऑप्शन डी मैमल्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी स्पीशीज़ तकरीबन 53.1% है। जितनी भी स्पीशीज़ हमें डिस्कवर्ड हुई हैं उनमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो इंसेक्ट्स की हैं और वो हमारे पास अबाउट 53.1% है। तो इस लिहाज से वो एनिमल्स की क्लास जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स है वो कौन सी बनेगी? इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ विच फाइलम? कह रहे हैं कि कौन से फाइलम के मेंबर्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो नेफ्रीडिया होता है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी नाइडेरिया, ऑप्शन सी एनिलिडा एंड ऑप्शन डी मोलस्का। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो एस्क्लीमिंथस होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जिन्हें हम एनिलिड्स भी बोल रहे होते हैं, जो इनकी बॉडी जो होती है एनिलिडा जो होते हैं इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है उन एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नेफ्रीडिया होते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा था कि अर्थवर्म की बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? नेफ्रीडिया होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एनिलिड्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 है, opossum, kangaroo and Tasmanian wolf are the examples of? ऑप्शन ए मेटाथीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोथीरिया, ऑप्शन सी यूथीरिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था कि मैमल्स की 3 क्लास है। कौन कौन सी थी हमारे पास? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। आपने कहा था कि वो मैमल्स जो कि एग लेइंग होते हैं वो कौन से थे? प्रोटोथीरिया। वो मैमल्स जिनके पाउच्ड होते हैं वो कौन से थे? मेटाथीरिया। एंड वो मैमल्स जो कि प्लेसेंटा बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही वो कौन से थे? यूथीरिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कैंगरू है, ओपोसम है एंड तस्मानियन वुल्फ है, ये तीनों के तीनों पाउच्ड मैमल्स हैं। पाउच्ड मैमल्स मतलब जो अपने बेबी को पाउच में रखते हैं अपने, तो इस लिहाज से ये कौन से होंगे? मेटाथीरिया होंगे। तो जो ऑप्शन ए होगा हमारे पास, ऑप्शन ए, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मेटाथीरिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, पॉलीकाइटी आर प्रेजेंट इन? कह रहे हैं कि जो पॉलीकाइटी है ये हमारे पास स्किन के अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन ए हमारे पास अकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी हमारे पास है एनिलिडा, ऑप्शन सी हमारे पास है आर्थ्रोपोडा एंड ऑप्शन डी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? मोलस्का। अगर हम स्टूडेंट्स पॉलीकाइटी की बात करें तो पॉलीकाइटी मतलब सेगमेंटेड बॉडी वाले ये भी एनिमल्स से बिलोंग करती है क्लास। तो ये क्लास स्टूडेंट्स किसकी होगी? एनिलिड्स की होगी डेफिनेटली। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा रिगार्डिंग द पॉलीकाइटी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पिनवर्म्स इज अ कॉमन यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कह रहे हैं कि पिनवर्म की जो टर्म है हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए रेबिडिट्स, ऑप्शन बी एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेले, इसको तो हुकवर्म कहते हैं, ऑप्शन सी टीनिया सोलेनम एंड ऑप्शन डी एंटेरोबियस वर्मिकुलैरिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटेरोबियस वर्मिकुलैरिस है इसे क्या कहा जाता है? इसका कॉमन नेम क्या होता है? पिनवर्म। और जबकि एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेले इसका कॉमन नेम क्या होता है? हुकवर्म। ये दोनों नेम्स आपने याद रखने हैं एमडी कैट के लिए, क्योंकि एमडी कैट के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेले इज कॉमनली नाउन एज, उसे क्या बोलते हैं? हुकवर्म। एंड एंटेरोबियस वर्मिकुलैरिस इससे कॉमनली क्या बोलते हैं? पिनवर्म। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे उसने पिनवर्म का पूछा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स आर? कह रहे कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जो सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए एलिफेंट्स, ऑप्शन बी वेल्स, ऑप्शन सी शार्क्स एंड ऑप्शन डी एनाकोर्ड्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वेल्स हैं और वेल्स के अंदर जो ब्लू वेल्स हैं ये हमारे पास लार्जेस्ट वर्टिब्रेट स्पीशीज है ऑन द अर्थ।
तो इसलिए आंसर जो ऑप्शन बी होगा हमारे पास, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमनियोइड्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो सेट गिवंस आपको ऑप्शन दिए गए वो एमनियोइड्स नहीं है। ऑप्शन है मैमल्स एंड बर्ड्स, ये एमनियोइड्स हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये भी एमनियोइड्स हैं। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये भी एमनियोइड्स हैं क्योंकि टेट्रापोड्स हैं। एम्फीबियंस एंड फिशेस नहीं, क्योंकि जो फिशेस हैं ये क्लास पाइसेस से बिलोंग करती हैं, तो इस तरह से जो ऑप्शन डी होगा हमारे पास, ये क्या होगा, ये इस कैटेगरी में आएगा जो कि क्या नहीं होते, एमनियोइड्स नहीं होते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन अ बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद ऑल थिंग प्रेजेंट विद इन इट इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स का पोर्शन शुरू हो गया, एनिमल वाला पोर्शन खत्म हो गया। कह रहे कि बैक्टीरियल सेल कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली जाए और वो तमाम मटेरियल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड, तो वो कलेक्टिवली क्या बन जाएगा। ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी प्रोटोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी सेल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने एक टर्म समझाई थी लेक्चर के अंदर, एक थी प्रोटोप्लाज्म और एक थी प्रोटोप्लास्ट। मैंने कहा था कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लें साथ में, मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल, तो दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि अगर हम बैक्टीरिया का सेल लें और उस सेल में किस किस को शामिल करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हर वो चीज़ जो कि उसके अंदर है। डेफिनेटली बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो साइटोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इस लिहाज से ये जो टर्म है इट्स इंडिकेट ऑप्शन सी प्रोटोप्लास्ट। क्लियर। इसको कुछ इस तरह से भी कहते हैं अ सेल विदाउट सेल वॉल। अगर एक सेल में से आप सेल वॉल निकाल दे दो तो जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल विच इज़ मोस्टली न्यूक्लियस, तो वो प्रोटोप्लास्ट होती है। अगर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें उसने जो पूछा है कि सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल थिंग प्रेजेंट विद इन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट। कह रहे कि जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए इनमें से सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिवाय एक के। ऑप्शन है यूनिसेलुलर, यस। लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, यस। ऑप्शन सी लैक ऑफ अ न्यूक्लियस, यस। दे आर यूजुअली फाउंड इन प्रोटिस्ट एंड फंजाई, नो। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। फंजाई, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, प्लांट, ऑल आर यूकैरियोट्स, नॉट अ प्रोकैरियोट्स। तो इसलिए से जो ऑप्शन डी होगा हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल का। तो 37 की स्टेटमेंट के लिहाज से ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। कह रहे कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का स्ट्रेंथनिंग मटेरियल कौन सा है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सिलिका, वैक्सीज एंड लिग्निन एंड ऑप्शन डी पेप्टाइडोग्लाइकिन और म्यूरिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है इज मेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकिन, और पेप्टाइडोग्लाइकिन का ही सेकंड नेम क्या होता है, म्यूरिन। बाकी अगर हम बात करें सेलुलोज, काइटिन, सिलिका, वैक्सीज, लिग्निन, ये सारा तो फंजाई की और प्लांट की सेल वॉल में अवेलेबल होता है। तो इसलिए ऐसा जो ऑप्शन डी होगा दैट इज करेक्ट आंसर। The peptidoglycan or murine is the strengthening material of the prokaryotic cell wall. Question number 39 है, in prokaryotes dash are involved in respiration. ये स्टूडेंट थोड़ा टिपिकल और लॉजिकल सवाल है आप लोगों के लिए, इसको जरा ध्यान से सुनना है आपने। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब हर सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स वो जो एनर्जी है वो ये बनाते हैं किसके थ्रू, अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की मदद से। क्लियर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, एक तो आपके माइंड में आ गया कि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। सेकंड स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था मीजोसोम्स, आपने पढ़ा था कि मीजोसोम्स क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर है जो कि कब बनते हैं, जब सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है इनटू द साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब है कि मीजोसोम्स भी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन ही हुई, मतलब वो भी एक तरह की सेल मेम्ब्रेन ही हुई, बट वो इन्वेजिनेटेड सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे ही है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर रिस्पिरेशन कहाँ कहाँ होगी, मीजोसोम्स एंड सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स, मीजोसोम्स एंड राइबोसोम्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। और अगर सेल मेम्ब्रेन के साथ अगर वो कोई और चीज़ पूछेगा तो वो मीजोसोम्स, क्योंकि मीजोसोम्स आल्सो द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर इन्वेजिनेटेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। सो इसलिए आंसर जो ऑप्शन ए है दैट इज़ करेक्ट। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, बल्कि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, एंड दीज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन द मीजोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस is an antibiotic resistant superbug that can cause deadly infection in humans. What would these gram positive bacteria look like under a microscope? कह रहे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। अगर हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो हमें कैसा नज़र आएगा? एक क्लू उसने हमें ये दिया कि ये ग्राम पॉजिटिव है, तो इस लिहाज से ये किस तरह का नजर आएगा? पर्पल। दूसरा उसने कहा कि ये स्टेफाइलोकोकस है, मतलब ये कोकाई है, मतलब स्फेरिकल शेप है। एक तो ये पर्पल होगा, दूसरा ये स्फेरिकल होगा। तो इस लिहाज से ऑप्शंस देख लेते हैं, पर्पल स्फेयर्स, क्लियर रोड्स, पिंक रोड्स या पर्पल स्पाइरल्स। तो इस लिहाज से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है तो पर्पल और कोकाई है तो ये स्फेरिकल होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 41 है, अ बैक्टीरियम विद टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स इज कॉल्ड। कह रहे कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला उसकी दोनों साइड्स में है। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, आपने एक निमोनिक याद रखना है, लैप, LAP, जिसे गोद कहते हैं, LAP लैप। L फॉर लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस के अंदर क्या होता है? टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं लेकिन एक पोल के ऊपर। A फॉर एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस के अंदर भी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं लेकिन दोनों पोल्स के ऊपर। और P फॉर पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस के अंदर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होते हैं होल ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब उसके चारों तरफ। तो यहाँ पे उसने एट 2 पोल्स पूछा है, तो इस लिहाज से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? एम्फीट्राइकस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स जीन्स फॉर ड्रग एंड डिजीज रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया? यानी कि नीचे आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पास ऐसी जीन्स अवेलेबल होती है जो कि ड्रग्स और डिजीज को रेजिस्ट करती हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मिड्स, बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी मीजोसोम्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हमने प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ा था कि दिस इज द एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA इन द बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA होता है जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड। और इसी प्लाज्मिड के अंदर जीन्स होती हैं इस पर्पज़ के लिए, फॉर ड्रग एंड डिजीज रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया? ऑप्शन है कोकाई, ऑप्शन बी फिलामेंटियस, ऑप्शन सी स्पाइरल एंड ऑप्शन डी बेसिलाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल ये 3 बेसिक शेप्स हैं बैक्टीरिया की, स्फेरिकल, रोड और जिगजैग। बट जो फिलामेंटियस की अगर हम बात करें कि फिलामेंटियस शेप इज़ नॉट अ बेसिक शेप ऑफ अ बैक्टीरिया, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 अगेन, क्योंकि ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया नंबर, सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया? कह रहे इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन बी स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी डिप्लोकोकस निमोनियाई एंड ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मास। तो स्टूडेंट माइकोप्लाज्मास ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन व्हाट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया डज निजेरिया मोस्ट लाइकली फॉल? कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसे बैक्टीरिया की कैटेगरी है जिसके अंदर निजेरिया फॉल करता है? ऑप्शन ए कोकाई, ऑप्शन बी बेसिलाई, ऑप्शन सी स्पायरोकीट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो निजेरिया होता है, निजेरिया जो बैक्टीरिया होते हैं ये बिलोंग करते हैं कोकाई से, क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो कोकस मतलब स्फेरिकल होती है। देयरफॉर वी सेड दैट कि जो निजेरिया बैक्टीरिया हैं दे आर मोस्ट प्रोबेबली बिलोंगिंग टू द कोकाई शेप्स। क्वेश्चन नंबर 45 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ये तो एक्सरसाइज में से एक सवाल आया है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी क्रोमेटिन, ऑप्शन सी राइबोसोम्स एंड ऑप्शन डी कैप्सूल। तो स्टूडेंट्स आपने कैप्सूल के बारे में पढ़ा था। अगर हम कैप्सूल की बात करें, बैक्टीरियल कैप्सूल की, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स और क्रोमेटिन ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके बगैर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। बट कैप्सूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बगैर बैक्टीरिया जिंदा भी रह सकता है और सर्वाइव भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट अलाउज बैक्टीरिया टू स्टेन पॉजिटिवली विद ग्राम स्टेनिंग। कह रहे कि जब हम बैक्टीरिया के साथ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बैक्टीरिया को स्टेन करती है ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ऑप्शन ए द बैक्टीरिया इज एनारोबिक, ऑप्शन बी द बैक्टीरिया सैंपल वाज प्री ट्रीटेड विद 3% एथानॉल, ऑप्शन सी द बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड ऑप्शन डी द बैक्टीरिया थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल। तो स्टूडेंट ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर जो चीज़ स्टेन होती है बैक्टीरिया की वो उसकी क्या होती है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल। क्योंकि हम सेल वॉल की बेस पे कहते हैं कि इट पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेल वॉल पर्पल कलर की हो जाए तो इट पॉजिटिव, अगर सेल वॉल पिंक कलर की हो जाए तो इट नेगेटिव। तो जो चीज़ स्टेन होती है, जो चीज़ कलर्ड होती है ड्यूरिंग स्टेनिंग टेक्निक, दैट इज थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स इज। कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए टू गिव सेल्स रिजिडिटी, ऑप्शन बी टू गिव स्पेसिफिक शेप, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट अगर स्टेटमेंट्स को देखा जाए और ऑप्शंस को देखा जाए तो सेल वॉल की ये तीनों ही फंक्शन है। वो सेल को रिजिडिटी भी देती है, सेल को स्पेसिफिक शेप भी प्रोवाइड करी होती है, ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट भी करी होती है बैक्टीरिया के सेल को। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एब्सेंट इन। कह रहे हैं कि जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो किन में एब्सेंट होती है। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा था कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। ग्राम पॉजिटिव की बात की जाए तो वो सब में होती है, ग्राम नेगेटिव में बात की जाए तो वो कुछ में होती है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पे जो ऑप्शन टिक करेंगे वो करेंगे नन, क्योंकि पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऐसा नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में नहीं है। वो पॉजिटिव के अंदर भी होती है और नेगेटिव के अंदर भी होती है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे नन, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन कोकाई 3 planes division result in the formation of Sarcina, which is a। कह रहे कि अगर हम कोकाई को 3 planes of divisions के अंदर अरेंज करें और वो सार्सिना की फॉर्मेशन करे तो वो क्या है। ऑप्शन ए क्यूब ऑफ 8 कोकाई, ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई, ऑप्शन सी इर्रेगुलर स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी ट्रायंगुलर 6 कोकाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सार्सिना होता है दैट इज क्यूब ऑफ 8 कोकाई, मतलब 8 कोकाई का जो क्यूब होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सार्सिना बोलते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए होगा हमारे पास दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नाउन टू कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस। कह रहा है कि तकरीबन कितने फीसद ऐसी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जो कि इंसानों के अंदर डिजीजेस कॉज करती हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200 एंड ऑप्शन डी 250। तो स्टूडेंट्स ये बात हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैं ह्यूमंस के अंदर जो कि क्या 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि क्या कॉज करती हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं इन ह्यूमंस। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, फॉर स्टरलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। कह रहे हैं कि स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए ड्राई हीट, ऑप्शन बी मॉइस्ट हीट, ऑप्शन सी गैमा रेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है कि फिजिकल मेथड के थ्रू किसी भी चीज़ के ऊपर से जर्म्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, उसके लिए हम ड्राई हीट भी यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट भी यूज़ करते हैं, गैमा रेज भी यूज़ करते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी होगी ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है,
प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय। रिप्रोडक्शन के सवाल शुरू हो गए, यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑप्शन सी फ्लूइड इन स्क्रोटम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्पर्म्स को नरिश और प्रोटेक्शन दी जाती है वो दी जाती है एक ऐसे फ्लूइड से जो कि सिक्रीट कर रहा होता है कौन? सर्टोली सेल्स। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए हमारे पास है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है द स्पर्म डक्ट फ्रॉम ईच साइड पासिस इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि दोनों तरफ से आने वाली स्पर्म डक्ट जो है वो गुजरती है एक पाइप में से, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यूरेटर, ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी टेस्टिस एंड ऑप्शन डी एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो यूरेथ्रा है इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। तो इसलिए जो दोनों तरफ से आने वाली स्पर्म डक्ट है उसका जो कॉमन पाथवे आगे जाके होता है वो कहाँ से होता है? यूरेथ्रा होता है। तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी इज करेक्ट। 54 है स्पर्म्स आर डेवलप्ड एट व्हाट टेम्परेचर। कह रहा है कि स्पर्म्स किस टेम्परेचर पे डेवलप्ड होते हैं? ऑप्शंस हैं लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, हायर देन बॉडी टेम्परेचर, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर या ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्पर्म्स जो होते हैं ये डेवलप्ड होते हैं, ये फॉर्मेशन इनकी होती है लोअर देन बॉडी टेम्परेचर पे। इसलिए तो स्क्रोटम जो है उसके अंदर हमारे टेस्टिस होते हैं, हमारे टेस्टिस हैंग होते हैं फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर होंगे तो वो प्रोड्यूस जो तो उसके अंदर क्या नहीं हो पाएगा? स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्पर्म्स को बनाने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 5 डिग्री लेस देन चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि स्पर्म्स को बनने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 55 है द सेल्स दैट सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। कह रहे हैं कि ऐसा सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है वो कौन सा है? ऑप्शन नर्व सेल्स, फैट सेल्स, मसल सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं दे आर स्टिमुलेटेड बाय ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और आगे से ये सेल सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है सेलेक्ट द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ऑप्शंस टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, बी टू ट्रांसफर स्पर्म्स टू द फीमेल, सी टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। यस, जो बोथ बी एंड सी है ये करेक्ट है। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है कि स्पर्म्स को ट्रांसफर करना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और सेकंड क्या होता है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। जिस तरह से बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। कह कि जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं ये सारी ठीक है लेकिन एक गलत है। अब वो कौन सी है वो देखते हैं। द टेस्टिकल्स प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ये बिल्कुल ठीक है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिकल्स, यस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। सीमन इज प्रोड्यूस इन द सेमिनल वेसिकल्स, यस। ऑल मेल्स आर बोर्न विद 1 टेस्टिकल, नो। मेल्स के अंदर 2 टेस्टिकल्स होते हैं। हाँ, अगर कोई अबनॉर्मेलिटी हो जाए तो 1 भी हो सकता है, बट यूजुअली ऑल मेल्स आर बोर्न विद 2 टेस्टिकल्स। तो इसलिए आपसे ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है द स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहे हैं कि स्क्रोटम इनमें से किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्क्रोटम किसे कहते हैं? उस थैली को, उस सैक को जिसके अंदर क्या पड़े होते हैं? टेस्टिकल्स पड़े होते हैं हमारे। ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स, लुब्रिकेशन, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स या टेम्परेचर रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्क्रोटम का जो मेन फंक्शन है दैट इज रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म्स जो हैं ये लोअर देन बॉडी टेम्परेचर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए जो स्क्रोटम होता है ये क्या कर रहा होता है? ये टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है? मिनिमाइज कर रहा होता है ताकि वहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्पर्मेटोगोनिया की नहीं है? ऑप्शंस दे डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू माइटोसिस, दे डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू माइटोसिस, यस। ऑप्शन बी दे आर अनडिफरेंशिएटेड, यस। दे आर जर्म लाइन सेल्स, यस। दे आर हैप्लॉइड, नो। क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिप्लॉइड होता है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होते हैं, उनसे बनने वाले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होते हैं, स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड होते हैं और स्पर्म्स हैप्लॉयड होते हैं। तो इसलिए ऐसी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये करेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, स्पर्मेटोगोनिया। क्वेश्चन नंबर 60 है, वेयर डज द ह्यूमन बॉडी स्टोर स्पर्मेटोजोआ। कह रहे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजोआ स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं। ऑप्शन ए इजैकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन बी सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ऑप्शन डी एपिडिडिमस। तो स्टूडेंट्स हमें ये बुक के अंदर लाइन पढ़ी हुई है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं दे आर स्टोर्ड इन द एपिडिडिमस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया of human male consist of a pair of testes which lie outside the body in the sac like। कह रहे कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे हम टेस्टिस कहते हैं वो पड़े होती हैं एक थैली के अंदर। उस थैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन बैग कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, पाउच कहते हैं या ऑल ऑफ दिस। तो सर समझाते हैं कि दैट इज स्क्रोटम, जिसके अंदर हमारे पेयर ऑफ क्या पड़े होते हैं, टेस्टिस पड़े होते हैं। नेक्स्ट 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड। कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या मौजूद होता है। ऑप्शंस वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथ्रा या काउपर्स ग्लैंड। अगर स्टूडेंट हम एनाटॉमी देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके नीचे हमारे पास क्या मौजूद होता है, यूरेथ्रा अवेलेबल होता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी हो गया हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्लैंड न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ यूरेथ्रा। कह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि यूरेथ्रा की पीएच को क्या कर रहा होता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। मतलब यूरेथ्रा से गुजरने वाला जो सीमन है उसके पीएच को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। ऑप्शंस इजैकुलेटरी ग्लैंड, बी प्रोस्टेट ग्लैंड, सी सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड एंड ऑप्शन डी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ सीमन एज वेल एज द ट्रैक ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्पर्म्स क्रिएट विच एंजाइम। कह रहे हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं वो कौन सा एंजाइम को रिलीज करते हैं। ऑप्शन ए एक्रोसीन, ऑप्शन बी हाइलोयूरिनेज, ऑप्शन सी लाइपेज एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्पर्म्स जो है ये दो तरह के एंजाइम्स को सेक्रेट करता है, एक एक्रोसीन और सेकंड कौन सा, हाइलोयूरिनेज। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी बनेगा हमारे पास बोथ ए एंड बी, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। ऑप्शन ए स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स ओनली वन स्पर्म, ये तो गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन 2 स्पर्म्स, ये भी गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन 8 स्पर्म्स, ये भी गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन 4 स्पर्म्स, यस। ओजेनेसिस रिजल्ट्स ओनली 1 एग, यस। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर सिंगल स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 स्पर्म्स बनते हैं और ओजेनेसिस के अंदर सिर्फ 1 एग बनता है। तो इसलिए से जो ऑप्शन डी होगा हमारे पास, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ। कह रहे कि ह्यूमन एम्ब्रियो को फीटस कहा जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, किस मंथ की शुरुआत से। ऑप्शन है 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ एंड 5th मंथ। तो स्टूडेंट्स ये बुक के अंदर एक लाइन बहुत क्लियरली मेंशन है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है इज नाउन एज क्या, फीटस। 67 है, ओवम रिसीव स्पर्म्स एट। कह रहे कि जो ओवम होता है, जो फीमेल का एग होता है, वो स्पर्म्स को रिसीव करता है एट कहाँ पर। ऑप्शंस ए है एनिमल पोल, बी है वेजिटल पोल, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फीमेल ओवम होता है या फीमेल का एग होता है वो स्पर्म्स को रिसीव करता है कहाँ के ऊपर, एट एनिमल पोल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, फॉलिकुलर फेज रेंजेस फ्रॉम डैश डेज। कह रहे कि जो फॉलिकुलर फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ऑप्शन ए 1 to 5, ये तो मेंस्ट्रुअल फेज होती है। बी 15 to 28 डेज, यस। इनके जो 15 to 28 डेज होते हैं स्टूडेंट्स ये फॉलिकुलर फेज होते हैं। और 11 to 15 डेज की अगर बात करें तो इसके अंदर तो ओवुलेशन होती है, और 6 to 14 डेज की बात करें ये तो प्रोलिफरेटिव फेज होती है। तो इसलिए ऐसे जो 15 to 28 डेज हैं, बी ऑप्शन
ये हमारे पास कौन सी फेज़ होती है, फॉलिकुलर फेज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, ड्यूरिंग 6 to 28 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज थिकन्ड। कह रहे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 से लेकर 28 दिन तक कौन सी जो दीवार है उसको मोटा किया जाता है। ऑप्शन ए एपिडर्म, ऑप्शन बी मायोमीट्रियम, ऑप्शन डी एंडोमीट्रियम एंड ऑप्शन बी एपीमीट्रियम। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यूट्रस की जो एंडोमीट्रियम वॉल होती है इसको थिकन किया जाता है ताकि वहाँ पे इम्प्लांट किया जा सके किसको, जाइगोट को, और फर्दर वो एम्ब्रियो वगैरह बन सके। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोलिफरेटिव फेज लास्ट फॉर डैश डेज। कह रहे कि जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है वो कब तक रहती है। ऑप्शन ए 1 to 5, ये तो मेंस्ट्रुअल फेज है। 5 to 13, यस सुनो, जो 5 to 13 है ना ये प्रोलिफरेटिव फेज है। 15 to 28 डेज ये फॉलिकुलर फेज है, और 16 to 18 डेज की बात करें तो ये तो कोई फेज नहीं होती। तो जो 5 to 13 डेज की फेज है ना दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि 14 डेज के अंदर क्या होता है, ओवुलेशन हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है। तो इस लिहाज से जो 5 to 13 डेज होंगे इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। 71 है, प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश बिटवीन। कह रहे कि जो प्लेसेंटा है वो बनता है किसके दरमियान। ऑप्शन है यूट्राइन एंड फीटल टिश्यू, यूट्राइन एंड सर्विक्स, सर्विक्स एंड वजाइना, ओवरी एंड ओविडक्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लेसेंटा है इज एस्टैब्लिश बिटवीन यूट्राइन एंड फीटल टिश्यू, इनके दरमियान में प्लेसेंटा बनता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, सेकेंडरी ओसाइट मैच्योरेशन टेक प्लेस इन। ये बड़ा टिपिकल और लॉजिकल सवाल है, ज़रा ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी ओसाइट है वो मैच्योर कब होता है और कहाँ होता है, कहाँ होता है सो टेक प्लेस इन। ऑप्शन ए ओवरी के अंदर, ऑप्शन बी यूट्रस के अंदर, ऑप्शन सी सर्विक्स के अंदर, या ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें सेकेंडरी ओसाइट्स की, तो सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कि तकरीबन हमारे पास जिसके अंदर एग होता है, जो कि एग को रिलीज करने वाला होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी मैच्योरेशन की बात करें तो इसकी मैच्योरेशन फ्लोपियन ट्यूब में होती है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि मेटाफेज 2 जो होती है, मेटाफेज 2 जो होती है सेकेंड मियोसिस की, वो वहाँ तक होती है सिर्फ ओजेनेसिस। उसके बाद वो ओवम आ जाता है किसके अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। बाकी उसकी जो मैच्योरेशन है वो तब होती है जब उसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। तो इसलिए सेकेंडरी ओसाइट की मैच्योरेशन कहाँ होगी, फ्लोपियन ट्यूब में। और कब होगी, जब उसके साथ स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। उससे पहले वाली सारी स्टेजेस कहाँ होंगी, ओवरी में होंगी। क्लियर। लेकिन जो सेकेंडरी ओसाइट की मैच्योरेशन जो होगी वो कब होगी, जब वो स्पर्म के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन आपको पता है कहाँ होती है, फ्लोपियन ट्यूब में होती है, या यूट्राइन ट्यूब में होती है, या इसको यूट्राइन डक्ट बोलते हैं, या इसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स विच सेक्रेट विच आर द फॉलोइंग हार्मोन। कह रहा है कि जो ह्यूमन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। ऑप्शन हैं प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। 74 है, सेक्स इज डिटरमिन्ड आफ्टर। कह रहे कि एक फीमेल ने कंसीव कर लिया, और अब अगर हमें पता लगवाने कि जो उसने कंसीव किया आइदर इट मेल और फीमेल, तो हमें कैसे पता चलेगा और कितने दिन बाद पता चलेगा। पता तो हमें ये अल्ट्रासोनोग्राफी से चलेगा, लेकिन कितनी देर बाद पता चलेगा। ऑप्शन है 4 to 8 months, 2 to 3 months, 6 to 8 months या 8 months। तो स्टूडेंट्स हमने वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में पढ़ा था कि 2 to 3 months के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है, आइदर इट मेल और फीमेल इन द बॉडी ऑफ मदर। ये हमें कब पता चलता है, आफ्टर 2 to 3 months। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, लैक्टेशन इज स्टिमुलेटेड बाय। कह रहे कि जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन मतलब फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, कह रहे हैं उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है। ऑप्शन ए LDH, ऑप्शन बी लैक्टोजन, ऑप्शन सी प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी ऑल A, B एंड C। ये स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन होता है प्लेसेंटा लैक्टोजन होता है, प्लेसेंटा खुद इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है ऑल A, B एंड C इज करेक्ट रिगार्डिंग लैक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हेन अ फीमेल ओवुलेट इन व्हाट फेज ऑफ डिवीजन इज द ओसाइट। कह के जब ये फीमेल ओवुलेट कर देती है तो बताओ जो ओसाइट होता है, जो एग होता है, वो किस फेज ऑफ डिवीजन में होता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान से याद रखना है कि जब फीमेल ओवुलेट कर देती है, मतलब जब ओवरी से ओवम फ्लॉपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है, तो बताओ वो किस फेज ऑफ डिवीजन में होता है? एना फेज 1 में होता है, प्रो फेज 1 में होता है, मेटा फेज 1 में होता है कि मेटा फेज 2 में होता है? तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती। मियोसिस 2 कंप्लीट तभी होगी जब उसके साथ स्पर्म क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो जब आपका ओ साइट कहाँ पे आ जाता है? फ्लोपियन ट्यूब में आता है। जब ओवुलेट होता है वो, तब वो मेटाफेज 2 पे होता है। किस पे होता है? मेटाफेज 2। उसके अंदर अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई होती। मियोसिस 2 कंप्लीट कब होगी? जब उसके साथ स्पर्म आके क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है, ओजेनेसिस स्टार्ट। कह रहे हैं कि ओजेनेसिस स्टार्ट कब होती है? ऑप्शन ए फ्रॉम प्यूबर्टी, ऑप्शन बी एट मिनार्की, ऑप्शन सी एट एडल्ट स्टेज एंड ऑप्शन डी बिफोर बर्थ। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ओजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ एग जो है, ये फीमेल्स के अंदर बिफोर बर्थ ही स्टार्ट होती है। जब एक फीमेल अपनी मदर के पेट में होती है तो उसके अंदर एग्स फॉर्मेशन होती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है हमारे पास बिफोर बर्थ, ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, डिस्टर्बेंस इन डैश में लीड टू द मिसकैरेज और प्रीमेच्योर बर्थ। कह रहे कि इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है कि अगर उसकी डिस्टर्बेंस हो जाए तो मिसकैरेज या प्रीमेच्योर बर्थ होने के चांसेस हैं? ऑप्शन ए LH, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी FSH एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन कर रहा होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली जो कंडीशन है वो मिसकैरेज या प्रीमेच्योर बर्थ की तरफ जाती है। तो इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्लेसेंटा इज इम्पॉर्टेंट एज इट्स फंक्शन इज टू। कह रहे कि प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑक्सीजन, एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स। ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। यस, ऑप्शन डी। ओके, प्लेसेंटा ने ऑक्सीजन को भी एक्सचेंज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सचेंज करना है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करना है। तो इस लिहाज से प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो जो फीटस है उसको नरिश नहीं किया जा सकता, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं की जा सकती उससे, इसलिए प्लेसेंटा ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट्स इम्प्लांट इन यूट्रस। कह रहे कि जब एक फीमेल क्या जो एग होता है बस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट की तरफ वो जा रहा होता है, बनने की तरफ जा रहा होता है, तो वो कितनी दिनों बाद यूट्रस के साथ जाके इम्प्लांट हो जाता है? ऑप्शन है आफ्टर अबाउट 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, अबाउट 30 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, अबाउट 2 months ऑफ फर्टिलाइजेशन, अबाउट 3 weeks ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट जब स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है उसके ठीक 7 दिन बाद जो हमारे पास जाइगोट होता है ये क्या करता है? ये जाके यूट्रस की दीवार के साथ इम्प्लांट हो जाता है। तो ऑप्शन ए अबाउट 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 83 है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन ओ साइट इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग। वही बात उसने दोबारा कर दी MCQ के अंदर कि मुझे बताओ कि जो सेकेंड मियोसिस होती है ओ साइट की वो कब कंप्लीट होती है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन तब कंप्लीट होगी जब एग और स्पर्म आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइज। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? व्हेन ओवम इज डिस्चार्ज फ्रॉम द एग, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, व्हेन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स तब जाके सेकेंड मियोसिस क्या होती है? कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सेकेंडरी oocyte इज ओवुलेटेड फ्रॉम। कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवुलेट कहाँ से होता है? मतलब सेकेंडरी oocyte कहाँ से बाहर निकलता है? ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम से, ग्राफियन फॉलिकल से, प्राइमरी फॉलिकल से या जर्मिनल एपिथेलियम से। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है इसी के अंदर हमारा oocyte होता है। तो सेकेंडरी oocyte जो है ये ओवुलेट भी कहाँ से होगा? ग्राफियन फॉलिकल से होगा। तो इसलिए आंसर जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू। ये सवाल बहुत दफ़ा आया हुआ है कि यूट्रस जो है ये ओपन होती है किसके अंदर? वेजाइना में। तो ये किसके थ्रू होती है? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी ओविडक्ट एंड ऑप्शन डी ओवरी। तो स्टूडेंट्स ये बुक के अंदर एक बहुत क्लियरली लाइन मेंशन्ड है कि यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स। ऑप्शन
बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, यूरिथ्रा एंड वेजाइना हैव ओपनिंग टू द एक्सटीरियर। कह रहे हैं कि यूरिथ्रा और वेजाइना की जो ओपनिंग्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं। ऑप्शन ए कॉमन होती हैं, बी इंडिपेंडेंट होती हैं, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मेल्स के अंदर यूरिथ्रा और जो स्पर्म्स डक्ट है इनकी ओपनिंग कॉमन है, लेकिन फीमेल्स के अंदर इनकी ओपनिंग कॉमन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ओपनिंग है। यूरिथ्रा की अपनी एक अलग ओपनिंग है और वेजाइना की अपनी अलग ओपनिंग है। तो इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 86 है उसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इवेंट्स अकर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन। कह के जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन हो जाता है तो कौन सा इवेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओवुलेशन होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, मेनोपॉज होता है या फर्टिलाइजेशन होती है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस फेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए एग इन द ओवरीज राइपन व्हेन दे मीट अ स्पर्म। ठीक है। गर्ल्स आर बोर्न विथ 1000 ऑफ एग्स इन देयर ओवरीज। यस। हार्मोन्स कंट्रोल द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी। यस LH। वन एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी अबाउट एवरी मंथ। यस। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन ए है, एग्स इन द ओवरी राइपन व्हेन दे मीट अ स्पर्म्स, ये हमारे पास जो है ना ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा कि हमारे पास ओवरीज के अंदर जो एग्स होते हैं ये तब राइप होते हैं जब ये स्पर्म के साथ मीट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेमेटोसाइट। कह रहे कि इनमें से हमारे पास कौन सी जो है वो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, गेमेटोसाइट की। ऑप्शन ए मेल गेमेटोसाइट आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स। यस। गेमेटोसाइट्स डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू देयर गेमेटोसाइट्स। ऑप्शन सी फीमेल गेमेटोसाइट्स आर कॉल्ड oocytes, दे आर यूकैरियोटिक सोमैटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गेमेटोसाइट्स की तो ये हमारे पास क्या होते हैं, यूकैरियोटिक तो होते हैं बट सोमैटिक सेल्स नहीं होते, ये जर्म लाइन सेल्स होते हैं। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी होगा ये हमारे पास ट्रू कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किस चीज़ की, गेमेटोसाइट्स की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवुलेशन स्टार्ट्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर प्रोलिफरेटिव फेज, आफ्टर सेक्रेटरी फेज, बिफोर प्रोलिफरेटिव फेज। तो स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि आफ्टर प्रोलिफरेटिव फेज हमारे पास क्या होता है, ओवुलेशन होती है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होती है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आती है, उसके बाद ओवुलेशन होता है और उसके बाद अगेन फॉलिकुलर फेज आती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी होगा आफ्टर प्रोलिफरेटिव फेज, ये ओवुलेशन का डेज होते हैं। 91 है, ड्यूरिंग बर्थ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ इन्फेंट्स कैन बी डैमेज्ड बाय साइफिल्स, जेनिटल हर्पिस, गोनोरिया या HPV। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है वो कौन है, साइफिल्स है। तो जो ऑप्शन ए होगा ये हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज्ड बाय ट्रैपिनोमा पैलिडियम इज। कह रहे कि जो ट्रैपिनोमा पैलिडियम है ये कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करेगा। ऑप्शन ए साइफिल्स, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी जेनिटल हर्पिस एंड ऑप्शन डी एड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ट्रैपिनोमा पैलिडियम कॉज साइफिल्स, ये एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है और ये डिजीज कौन सी कॉज करता है, साइफिल्स। 93 है, गोनोरिया इज कॉज बाय। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गोनोरिया इज कॉज बाय। ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी नज़ेरिया गोनेरिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में लिखा हुआ है कि गोनोरिया इज कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड अगर हम बात करें तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ऑप्शन बी है नज़ेरिया गोनेरिया। तो आपकी बुक के लिहाज से जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ये करेक्ट है, लेकिन अगर आप वैसे टिपिकली देखो तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज करेक्ट। तो अगर आपको ये MCQ आता भी है MD कैट के अंदर तो ये चूँकि इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है तो ये आपको एक MCQ ये तो देगा नहीं, अगर देगा तो सिर्फ नज़ेरिया गुनेरिया मेंशन करेगा। तो आपने समझ जाना कि जो नज़ेरिया गुनेरिया बैक्टीरिया इट कॉज गोनोरिया। तो
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टेस्ट 3 की कीज़ थी और इसकी डिटेल डिस्कशन थी। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपने उनको फोकस भी किया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। टेस्ट 4 जो है ये इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगा और इसकी कीज़ और डिस्कशन इंशाल्लाह मैं वेडनेसडे को अपलोड करूँगा। टेस्ट 4 का सिलेबस मैंने शेड्यूल के अंदर आपको बता दिया, आप शेड्यूल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग अगर इन टेस्ट को अच्छे से कर लोगे तो आपका MD-CAT बायोलॉजी पोर्शन जो है वो 100% प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम 3 FLs भी कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और बायो भी शामिल होगी। तो प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।